गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबरें हमारी सामने आ रही है और उसमें से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर में हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो आप देख लीजिए। प्रोजेक्ट और राज्य, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ई धरती नामक एक ऐप, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के चुनावों की जो हाल ही में घोषणा हुई है उसी के बारे में, एक गेंदबाज जिसकी हाल ही में शादी हुई है और सारी इंडियन टीम वहां उसे बधाई देने के लिए गई है। बोइंग 737-8 मैक्स विमान की दुर्घटना हुई है उसी के बारे में, CISF की स्वर्ण जयंती के बारे में और 38वीं GB मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत को जो स्वर्ण पदक मिला है उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों आज की हाईलाइट में मैं आपको और ज्यादा बताऊं तो केरल के इडुक्की जिले के उत्पाद मयूर को GI टैग दिया गया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। गैर बैंक संस्थाओं के स्वामित्व और संचालन वाले स्वचालित टेलर मशीन के बारे में, मॉन्स्टर वेतन सूचकांक सर्वेक्षण जो हाल ही में एक रिपोर्ट बाहर आया है उसी के बारे में, ICAP लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है उसी के बारे में और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। ये सारे टॉपिक पर आज मैं आपके समक्ष क्वेश्चन एंड आंसरिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगी और बाजू में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन इसी के जरिए आपको मिलने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड में जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट और राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यानी कि कोई एक युग्म गलत है। तो दोस्तों यहाँ हाल ही में ऊर्जा के बारे में अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रोजेक्ट का अमल किया गया है, यानी कि इसमें एक जोड़ है वो गलत है। तो दोस्तों बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, ए युग्म गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहां बात और बनती है कि बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये बिहार में स्थित है, यानी कि अभी हाल ही में एग्जाम में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है और इसी तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चारों के बारे में मैं यहाँ आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये देखिए, ये आप इमेज देख रही है वो है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा बक्सर, तो दोस्तों बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बिहार में स्थित है। और तीसरा है तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता नदी पर बंधा हुआ है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट और वो सिक्किम में स्थित है। और चौथा हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हाईलाइट में आया है और मैंने करंट अफेयर में आपसे ये बताया भी था कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर और कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और वो चिनाब नदी पे आकार ले रही है, मैंने आपसे करंट अफेयर में बताया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड है। तो दोस्तों इंटरनेशनल वित्त निगम का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो दोस्तों IFC का मुख्यालय स्थित है अमेरिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हाल ही में चर्चा में रहने के कारण इसी के बारे में हम जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान है जो विकासशील देशों के निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में हमारे देश का आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है जिसने ई धरती नामक एक ऐप लॉन्च किया है? जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है ई धरती ऐप, जिसी को हाल ही में लॉन्च किया है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये ऐप किस तरह हमारे रोजाना जीवन में यूटिलाइज किया जाएगा उसी के बारे में मैं बताता हूं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने जनता को आवश्यक मदद करने के लिए ई धरती नामक एक ऐप और ई धरती नामक जियो पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऐप में भू संपत्ति से जुड़े सभी तीनों कार्य जैसे कि रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूचुएशन को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है सभी आम आदमी के लिए। और यहां आप इमेज में देख रहे हैं वो है हमारे हरदीप पुरी साहब। और ये किस तरह काम करेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इसके बाद लोगों भूमि और विकास कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इन्हें पुनः सबमिशन के लिए LNDO के कार्यालय में जाने की जरूरत ही नहीं है। भूमि और विकास का कार्यालय ने भुगतान प्रणाली को भी डिजिटल कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में ई धरती ऐप और ई धरती पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए और किस मंत्रालय से ये रिलेटेड है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में और कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों कल ही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा कर दी है। तो ये कितने चरणों में आयोजित होने वाला है और कितनी सीटों पर यह लोकसभा चुनाव होने वाला है? काफी आने वाले एग्जाम में मायने रखता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये 7 चरणों में और 543 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और इसी के बारे में मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद कल ही हो गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर और 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को शुरू होगा और 23 मई को मतदान गणना की तारीख तय की गई है। और दोस्तों हाल ही में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुनील अरोरा जी हमारे हाल ही के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन में, निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में किस समय तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों हाल ही में जो चुनाव की घोषणा हुई है इसी में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रसार के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैं और ज्यादा MCQ क्वेश्चन एक अलग से बनाने वाला हूं और वो आपको हमारी वेबसाइट पर GK 2020 वेबसाइट पर आपको करंट टॉपिक के मेनू में आपको मिल जाने वाला है। तो दोस्तों ये भी आपको मिल जाएगा। डिटेल से मैं इसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट के किस स्पेशलिस्ट गेंदबाज को शादी में पूरी टीम इंडिया ने उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गई है? तो दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज है और वो है सिद्धार्थ कौल। और उसी को हाल ही में शादी में पूरी टीम इंडिया उसे बधाई देने के लिए पहुंच गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ए इमेज में देखिए, ए है सिद्धार्थ कौल। सिद्धार्थ कौल जिसकी हाल ही में शादी हुई है सिमरत कौर से। तो दोस्तों ये देखिए, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथा वनडे मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेलना है। इस दौरान सिद्धार्थ की शादी के मौके पर पूरी टीम इंडिया ने उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गई है। और दोस्तों आगे देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सिद्धार्थ कौल किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसी के तौर पर और इसी के नजरिए से आपको एक क्वेश्चन देखना है। तो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल की शादी पंजाब के क्रिकेटर IPL में जो
सिद्धार्थ कौल है वो कौन से फॉर्मेट में खेलते हैं? तो दोस्तों आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो खेलते हैं और सिद्धार्थ ने हरसिमरन कौर के साथ 7 फेरे लिए हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो आईपीएल का हैदराबाद का है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश का बोइंग 737-8 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से तकरीबन 157 लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में एक करुण हादसा हुआ है और इस हादसा हुआ है इथियोपिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाल ही में इथियोपिया देश के बोइंग 737-8 मैक्स विमान का दुर्घटनाग्रस्त होने से क्रू मेंबर 8 और 149 लोगों के साथ 157 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों यहां मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। ये है इथियोपिया और इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा से यहां से प्लेन केन्या के कैपिटल नैरोबी में जाने वाला था, लेकिन उड़ान के तकरीबन 6 मिनट के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दोस्तों इसी के बारे में देखिए, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737-8 मैक्स विमान रविवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार भारतीयों 4 भारतीय भी इसमें शामिल थे। भारतीयों समेत सभी 157 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 30 से अधिक देशों के यात्री शामिल थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी इथियोपिया के बारे में ही बात है। यह विमान नया था और नवंबर में ही एयरलाइंस को सौंपा गया था। सरकारी इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका में सबसे अच्छी एयरलाइंस मानी जाती है। विमान में 149 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। इथियोपियन एयरलाइंस के सीईओ कौन है? टी गैब्रियल मरियम इथियोपियन एयरलाइंस के सीईओ है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में CISF के स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई? तो दोस्तों CISF, तो दोस्तों इसी की स्वर्ण जयंती, ये भी याद रखिएगा कि 25 साल पे रजत महोत्सव मनाया जाता है और 50 साल पे स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो हाल ही में CISF की स्वर्ण जयंती मनाई गई है 10 मार्च 2019 को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और CISF का मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। तो दोस्तों CISF के बारे में मैं आपसे डिटेल से समझाता हूं। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। वो किसके अंडर में काम करती है? तो दोस्तों ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में फिनलैंड के हेलसिंकी में 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों हाल ही में फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हो रहा है ये मुक्केबाज की इवेंट, जिसे जीबी, जिसका आप ऑफिशियल लुक भी देख सकते हैं। वो मुक्केबाजी में हमारे भारत के एक मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उसी का नाम है कविंदर सिंह बिष्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसी ने हाल ही में ये फिनलैंड में आयोजित मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये देखिए, इसी के साथ ही हमें कई रजत पदक भी हाथ लगे हैं। तो दोस्तों फिनलैंड के हेलसिंकी में 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 56 किलोग्राम भार वर्ग में कविंदर सिंह बिष्ट ने स्वर्ण पदक देश के नाम किया। शिव थापा, गोविंद साहनी, मोहम्मद
हसमुद्दीन और दिनेश डागर ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। आप इमेज में देख रहे हैं, वो है हमारे कविंदर सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2019 के वर्ष में पद्म पुरस्कार के लिए कितनी हस्तियां चुनी गई, जिसे राष्ट्रपति आज यानी कि 11 मार्च 2019 को पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो दोस्तों हमारी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की थी और उसी को आज ये पद्मश्री अवार्ड प्रदान करने वाले हैं। तो इसी के तहत राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और हमारे तकरीबन 112 व्यक्तियों को, हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार आज हमारे रामनाथ कोविंद प्रदान करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये देखिए, पुरस्कार पाने वालों में अभिनेता कादर खान, अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा और जाने माने पत्रकार कुलदीप सिंह नैयर भी शामिल है। कादर खान को पद्मश्री और नैयर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। श्री ढींढसा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म पुरस्कारों के नामांकित की प्रक्रिया 2016 में ऑनलाइन शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये अभिनेता कादर खान को उसी को मरणोपरांत हाल ही में ये मिलने वाला है पद्मश्री। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केरल के इडुक्की जिले के पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद मयूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये मयूर है क्या? तो दोस्तों यहाँ जीआई टैग का मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग। तो दोस्तों हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में एक पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद है जिसी का नाम है मयूर और उसी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये मयूर है ना, वो एक गुड़ है और इसी का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ गुड़ की बात आती है और मयूर गुड़ कैसा होता है, किस तरह बनता है, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। गुड़ का उत्पादन केरल के इडुक्की जिले के एक शहर मयूर में होता है। यह गन्ने से बनाई जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कोई रसायन नहीं जोड़ा जाता है। यह आधुनिक कारखानों में या आधुनिक उपकरणों के उपयोग से उत्पन्न नहीं होता है। इस गन्ने के खेत में स्थित शेड में तैयार किया जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक खेत में जो बनाया गया शेड है उसी में एक गुड़ का निर्माण होता है। नो यूज, नो यानी रसायन कोई भी नहीं होता है। और दोस्तों ये इमेज आप देख रहे हैं वो गुड़ की है, आप चख कर देख लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन। गैर बैंक संस्थाओं के स्वामित्व और संचालन वाले स्वचालित टेलर मशीन यानी कि एटीएम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गैर बैंक संस्थाओं के स्वामित्व और संचालन वाले स्वचालित टेलर मशीन एटीएम को कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है व्हाइट लेबल एटीएम की। तो दोस्तों ये किस तरह यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। वे बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के आधार पर भारत में बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। और व्हाइट लेबल एटीएम्स की स्थापना के लिए गैर बैंक संस्थाओं को अनुमति देने की क्या आवश्यकता थी, उसी के बारे में जानिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक प्रत्येक स्थान पर अपने एटीएम की सुविधा नहीं दे पाएंगे, गैर बैंक संस्थाओं को आरबीआई द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई। यह एटीएम के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए ये व्हाइट लेबल एटीएम दिए गए थे। और एटीएम किन किन प्रकार से आते हैं वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। और इसी का तो यहां आप देखते हैं पिंक लेबल एटीएम। पिंक लेबल एटीएम होता है जो वुमन बैंकिंग से रिलेटेड है। येलो लेबल के एटीएम को किससे रिलेटेड है? ई कॉमर्स से रिलेटेड जो एटीएम होते हैं उसे येलो लेबल एटीएम बोलते हैं। ऑरेंज लेबल एटीएम किसे बोलते हैं? तो दोस्तों
ट्रांजैक्शन शेयर के ट्रांजैक्शन में यूज होने वाला एटीएम को ऑरेंज लेबल एटीएम बोलते हैं। ग्रीन लेबल एटीएम किसे बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इससे रिलेटेड जो एटीएम होते हैं वो है ग्रीन लेबल एटीएम। और दोस्तों ब्राउन लेबल एटीएम किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ब्राउन लेबल एटीएम है वो मेंटेनेंस आउटसोर्स थर्ड पार्टी, तो दोस्तों बैंक द्वारा जारी किया गया ये थर्ड पार्टी यूज वाला होता है, वो है ब्राउन लेबल एटीएम। और दोस्तों व्हाइट लेबल एटीएम में मैंने हाल ही में आपको बताया है। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में मॉन्स्टर वेतन सूचकांक सर्वेक्षण जारी किया गया है, इस सर्वेक्षण का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों हाल ही में मॉन्स्टर वेतन सूचकांक जारी किया गया है और उसी का शीर्षक है वुमन ऑफ इंडिया इंक। और दोस्तों ये मॉन्स्टर वेतन सूचकांक जारी किसने किया है? तो दोस्तों मॉन्स्टर द्वारा जारी किया गया है और उसी के संलग्न है paycheck.in और IIM अहमदाबाद, इसी से रिलेटेड ये सूचकांक जारी करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, यह एक रिसर्च पार्टनर के रूप में IIM अहमदाबाद के साथ paycheck.in के सहयोग से मॉन्स्टर इंडिया द्वारा तैयार किया गया था। और दोस्तों ये इसका ऑफिशियल लोगो है। और ये सूचकांक महत्वपूर्ण क्यों है उसी का निष्कर्ष मैंने यहाँ रखा है। भारत में महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 19% कम कमाती है। भारत में 60 कामकाजी महिलाएं काम में भेदभाव महसूस करती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बाहर आया है। और ज्यादा आपको जानकारी इस रिपोर्ट से मिल जाएगी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत ICAP लॉन्च करने वाला दुनिया का कौन सा नंबर वाला देश बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ICAP यानी कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसी का फुल फॉर्म होता है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, तो इसी को लॉन्च करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है? तो दोस्तों इंडिया पहले नंबर का देश बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है क्या? तो दोस्तों ये देखिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इसका महत्व क्या है? भारत ऐसा दस्तावेज जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है, जो पूरे सेक्टर में शीतलन आवश्यकताओं को संबोधित करता है और ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो शीतलन मांग को कम करने में मदद कर सकता है। और दोस्तों हाल ही में इसे हमारे हर्षवर्धन जी ने ये लॉन्च किया है और उसी के बारे में बताता हूं। व्यापक लक्ष्य समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ हासिल करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन और थर्मल आराम प्रदान करने के बाद एक कही गई है, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विषय पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवर्तनशील गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर एक मिशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये परिवर्तनशील गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर मिशन क्या काम करेगा? जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसी में बैटरी जो लगाई जाती है उसी के तहत ये काम करने वाला है। तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूं। ये मिशन है ना वो दोस्तों बैटरियों के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम भी लॉन्च करने वाला है। मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों, उनके घटकों और बैटरियों के लिए परिवर्तनकारी गतिशीलता और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों के लिए रणनीतियों को अंतिम रूप देगा और कार्यान्वित भी करेगा। और मिशन में ईवी घटकों के साथ साथ बैटरी प्रौद्योगिकियों के लिए एक मेक इन इंडिया रणनीति भी बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहां से ये वीडियो समाप्त होने से पहले मैंने कल आपसे एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था निम्न में से किस कंपनी ने
बोलो नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने में मदद करना है। तो दोस्तों, हाल ही में जो लॉन्च किया है बोलो एप्लीकेशन, और उस कंपनी का नाम है गूगल, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसे अपना नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और उसी का सही आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आप यहां आंसर जरूर लिखिएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।